हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 1 द लास्ट लेसन पढ़ाऊंगी। तो इसमें बेसिकली दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला द फ्रेंच बॉय फ्रांस जो कि एक स्टूडेंट है, और सेकंड एम हैमिल जो कि टीचर है। तो होता क्या है, 1870 में प्रुशियन और फ्रांस के बीच में वार होता है, जिसमें जो प्रुशियन होते हैं वो जीत जाते हैं और जो फ्रांस होते हैं वो हार जाते हैं। जब फ्रांस हार जाता है तो वर्ल्डन से एक ऑर्डर आता है कि अब फ्रांस के एल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट में जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का यूज होगा। तो नाउ अब हम अपनी मेन चैप्टर की तरफ बढ़ते अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फ्रांस जो कि एक स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि वो अपने स्कूल के लिए काफी लेट निकलते हैं और उन्हें काफी डर लग रहा होता है क्योंकि उनके टीचर आज पार्टिसिपल सुनने वाले थे। बट फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि फ्रांस को डर लग रहा था। तो वो बीच में सोचने लगे कि आज डांट खाने से तो अच्छा है कि आज मैं स्कूल ही नहीं जाता हूँ और शाम तक इधर उधर घूम लेता हूँ। फिर वो सोचने लगते कि आज का मौसम कितना अच्छा है, कितना ब्राइट है। और एक सोमेल के पीछे, सोमेल का मतलब है काफी सारी लकड़ियों का ढेर के पीछे प्रुशियन सोल्जर्स मार्च कर रहे थे, यानी परेड कर रहे थे। उसे वो बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था किसे, फ्रांस को। तभी जो फ्रांस होते हैं वो अपना डिसीजन चेंज करते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा, ना कि बंक मारने की वजह। तो फिर जो फ्रांस होते हैं वो बंक नहीं मारते हैं, बल्कि अपने स्कूल की तरफ निकल देते हैं। जब वो टाउन हॉल से जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ है। वो बताते हैं कि बुलेटिन बोर्ड पर जितनी भी बैड न्यूज होती है वो वहीं पे लिखी जाती है। पर वो बहुत लेट हो चुके थे, इसलिए वो बुलेटिन बोर्ड को इग्नोर करते हैं और जल्दी से स्कूल की तरफ जाते हैं। तभी एक ब्लैक स्मिथ वॉकटर फ्रेंड से कहते हैं कि इतनी तेज मत जाओ, तुम्हारे पास अभी काफी समय है। तब फ्रांस को लगता है कि जो वॉकटर है वो उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस बहुत लेट हो चुका है स्कूल के लिए। तो वो जो फ्रांस होता है वो उनकी बात को इग्नोर करता है और स्कूल की तरफ चल पड़ता है। पर जो वॉकटर है उसका एक्चुअल में मीन कहने का ये होता है कि स्कूल तो तुम पहुंच जाओगे, पर उससे पहले बुलेटिन बोर्ड की न्यूज तो पढ़ लो। बट फ्रांस इस बात को नहीं समझ पाता और वो इसको इग्नोर करके निकल देता है। फिर फ्रांस एम हैमिल के गार्डन में पहुंच जाता है। फिर फ्रांस बताते हैं कि डेली जब क्लास शुरू होता है तो बहुत शोर होता है, जैसे बच्चों का डेस्क पटकना, उनका शोर मचाना, टीचर का पढ़ाना, और वह इसी शोर में क्लास में चुपचाप से जाकर बैठ जाता है। पर आज बहुत शांति थी, वहां पर लग रहा था मानो जैसे आज संडे है। तभी फ्रांस क्लास का डोर बहुत धीरे से खोलता है ताकि वो क्लास में जा सके। तभी एम हैमिल कहते हैं कि वो बड़े प्यार से कहते हैं कि जल्दी से जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाओ, वरना मैं तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाला था। अपनी बेंच पर बैठने के बाद वह काफी अच्छा फील करते हैं। क्योंकि उनको लग रहा था कि एम हैमिल उनको बहुत ज्यादा डांटेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो बहुत ही उनसे प्यार से बोलते हैं कि अपनी सीट पर जाकर बैठो। तभी उनका ध्यान एम हैमिल पर जाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई होती है। वैसे ऐसी ड्रेस वो तभी पहनते हैं जब कोई स्पेशल डे होता है, लाइक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे या फिर इंस्पेक्शन डे। पर आज तो कुछ भी नहीं था, आज वो नॉर्मल डे पर ये ड्रेस पहन करके आए हुए होते हैं, ऐसा फ्रांस सोचता है। तभी फ्रांस नोटिस करते हैं कि आज बैक बेंचर वाली सीट पर, जो कि हमेशा खाली रहती है, वहां पर आज गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जैसे कि हाउसर्स जिन्होंने थ्री कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई होती है, और वो पुराने मेयर रह चुके हैं उनके शहर के फॉर्मल पोस्ट में। और ऐसे ही बहुत सारे लोग उस क्लास के बैक सीट पर बैठे हुए थे। जो हाउसर है उनके हाथों में बिगनर्स की बुक थी, जो कि बहुत पुरानी थी, काफी ज्यादा फट चुकी थी। जब फ्रांस इन चीजों को नोटिस कर रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि एम हैमिल बहुत ही जेंटल वॉइस में कहते हैं, आज मेरा यह लास्ट लेसन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वर्ल्डन का ऑर्डर आया है, अब से तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब से तुम्हें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और तुम्हारे जर्मन लैंग्वेज के टीचर कल से आएंगे, इसलिए तुम्हारा फ्रेंच का यह लास्ट लेसन है। यह जानकर फ्रेंच बहुत शॉक्ड हो जाता है और सोचने लग जाता है, अच्छा ये न्यूज थी टाउन हॉल में जिसके कारण इतनी भीड़ थी। और वह काफी शॉक्ड होकर बोलता, क्या यह उसका लास्ट लेसन है? उसे अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी और लिखनी भी नहीं आती थी,
और अब ये मुझे छोड़ना पड़ेगा। वो काफी बुरा फील कर रहा था और तभी वह सोचने लगते काश कि मैंने इसे अच्छे से पहले पढ़ा होता। पहले जो बुक्स उन्हें बेकार लग रही थी, बहुत ज्यादा बोझ लग रही थी, एक तरीके का बर्डन लग रही थी, अब वो उन्हें अपने ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही थी जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता था। फिर वो सोचते हैं कि एन हैमिल अच्छा इसलिए इन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं क्योंकि आज इनका यह लास्ट लेसन है और इसलिए आज विलेज के लोग पीछे बैठे हुए थे। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि उन्होंने भी कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी और वह अपने टीचर एम हैमिल को थैंक्स बोलने आए थे जो 40 ईयर से है यहाँ पर लगातार पढ़ा रहे थे। और अब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे और यह सब कुछ फ्रांस सोच रहे होते हैं कि तभी एम हैमिल फ्रांस का नेम लेते हैं और फ्रांस का नेम लेते हैं। तभी फ्रांस को पता चलता है कि अब फ्रांस की टर्न आ चुकी है पार्टिसिपल्स को सुनाने की। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने काफी ट्राई किया था पार्टिसिपल्स को बताने का, पर वो कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए वे नहीं बता पाए और वह काफी गिल्टी भी फील कर रहे थे। तभी एन हैमिल कहते हैं फ्रांस मैं तुम्हें नहीं चिल्लाऊंगा, पर अब तुम ही देखो, तुम रोज कहते थे कि मैं कल कर लूंगा, बट देखो अब तुम्हारे पास कल है ही नहीं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। तभी एन हैमिल कहते हैं कि इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की और मेरी भी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स कभी ध्यान नहीं देते थे कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं, वो तो बस यह चाहते थे कि तुम फार्म पर जाकर वर्क करो और वहां से कुछ अर्न करो। और जो एन हैमिल होते हैं वो यहाँ पे अपने आप को भी ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि मैं भी तुमको कभी कभार अपने कामों में बिजी कर देता था, जैसे कभी कभी मैं अपने कामों में लगा देता था, जैसे तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेज देता था इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। और जब भी मुझे फिशिंग करने का मन करता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, तभी तो फ्रेंच लैंग्वेज के मतलब दे देता था। तभी तो एन हैमिल फ्रांस में आपस वो अपनी कन्वर्सेशन को खत्म करते हैं और फिर पूरी क्लास को बताते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो कितनी ब्यूटीफुल, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। और फिर एन हैमिल कहते हैं कि ये कभी मत भूलना कि जब भी लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज पर ग्रिपिंग बनाकर रखते हैं तब तक एक उनके पास अपने कैद की चाबी होती है, क्योंकि अगर अपनी लैंग्वेज छोड़कर उनकी लैंग्वेज ही आप बोलने लगेंगे तो आप कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। फिर एन हैमिल ग्रामर की बुक उठाते हैं और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। फ्रांस जो होता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आज तक उसको जो टीचर है उसके पढ़ाए आज तक उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बट आज वो सब कुछ समझ पा रहे होते हैं बहुत ही अच्छे से, उन्हें वो बहुत ही इजी लग रहा होता है। फिर वो सोचते हैं कि काश कभी लेसन को वो इसी तरह बहुत ही केयरफुली उन्होंने अपने पास टाइम में सुना होता है। और आज एन हैमिल और भी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे थे ताकि वह सबको इस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बता सके, और वो चाह रहे थे कि जितना भी नॉलेज है उनके पास इस फ्रेंच लैंग्वेज का जितना हो सके वो शेयर कर सके। फिर वो ग्रामर पढ़ाने के बाद राइटिंग करवाने के लिए सभी बच्चों को एक रेड कलर की नोटबुक लाए हुए होते हैं जो कि उन बच्चों को देते हैं, जिस पर लिखा होता है फ्रांस अल्सेस, जिसका मतलब होता है कि फ्रांस है वो बिलोंग करता है अल्सेस को, ना कि जर्मन को। और सभी को ऐसा लग रहा था कि उनकी बेंचेस पर छोटे छोटे फ्लैग्स लगे हुए हैं और वो पूरी क्लासरूम में लहरा रहे हो, तब पूरी क्लास बहुत ही शांत हो जाती है। जो फ्लैग्स है वो बेसिकली उनकी जो रेड कलर की नोटबुक है वो उसके कारण लग रहे होते हैं। तो उस समय जो क्लास होती है वो बहुत ही शांत हो जाती है और फिर उस समय सिर्फ एक ही चीज की आवाज आ रही होती है, वो है उनके पेन की स्क्रैचेस की। तभी फ्रांस देखता है कि जो कबूतर है वो भी बड़े शांत बैठे हैं, लग रहा है जैसे वो इस लास्ट लेसन को समझ रहे हैं। फिर फ्रांस के मन में ख्याल आता है कि क्या जर्मन लोग इन कबूतरों से भी जर्मन में सिंग करने के लिए कहेंगे। और फिर जब फ्रांस की नजर एन हैमिल पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि एन हैमिल बहुत ही मोशनलेस बैठे हुए हैं और वो पूरी क्लास को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं।
मानो जैसे वो सारी मेमोरीज को कलेक्ट कर रहे हैं। तभी उनके रूम से उनके सिस्टर की आवाज आती है, जो कि बैग्स को पैक कर रही होती है, क्योंकि जो उनके टीचर है एन हैमिल, उन्हें कल यहाँ से जाना होता है। और फिर जैसे ही उन्होंने अपना राइटिंग का लेसन खत्म किया, तभी पीछे से कुछ बेबीज की आवाज आने लगी, और तभी जो ओल्ड हॉजर थे और उन्हीं के साथ लेटर्स को बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बेबीज की आवाज आती है वो बोलने की लेटर्स को, वैसे जो हॉजर होते हैं वो भी साथ में बोलने लगते हैं। तो जो हॉजर्स होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और उनकी आवाज भी काफी ज्यादा डगमगा रही थी। फ्रांस को ये बहुत फनी भी लग रहा था यह सुन के कि वह कैसे हंस और रो भी रहे हैं एक ही साथ। और तभी चर्च की क्लॉक में 12 बजने की आवाज आती है, और तभी जितने भी प्रुशियन सोल्जर हैं वो उनकी वहां से मार्च करके वापस आ रहे होते हैं। उनकी जो ट्रम्पेट्स हैं, जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी आवाजें आने लगती हैं विंडो से। तभी एन हैमिल हैं वो चेयर से उठते हैं, और जब वो चेयर से उठते हैं तो जो फ्रांस होता है उनको एन हैमिल बहुत ही ग्रेट लग रहे होते हैं उस टाइम पे। और तभी एन हैमिल कहते हैं कि मेरे दोस्तों, इतना ही कहकर वो अटक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली हो गए थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, और वो बहुत ज्यादा इमोशनली हो गए थे, वो बोल नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली वो बोलना क्या चाहते हैं। उतनी ही देर में तभी वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं और बड़े बड़े लेटर्स में लिखते हैं वाइवा ला फ्रांस, जिसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस होता है। और फिर वो बिना कुछ कहे इशारा करते हैं कि अब क्लास खत्म हो गई है, आप सब जा सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये लास्ट लेसन चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।